नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th केमिस्ट्री यानी साइंस का चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट लेक्चर इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कस की थी डोबेनियर्स ट्रायड की, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी जो भी डिमेरिट्स थी, लिमिटेशंस थी, वो हमने विस्तार से डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, आप जाके पहले वो वीडियो देखेंगे और फिर देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे आपने देखा, अगर सबसे पहले हमने बात की थी डोबेनियर ट्रायड्स की बात की थी, तो डोबेनियर ने जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर किए थे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया और उन्होंने बताया कि उनकी लगभग प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। और उस समय उन्होंने सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। सेम चीज अगर हम लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करें तो वहां पर भी सभी एलिमेंट्स को मतलब जो एटॉमिक मास है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। साथ में ये बताया गया था कि प्रत्येक आठवां यानी प्रत्येक एवरी 8 एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज टू 1। फिर आपका आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने भी जितने भी एटम उस समय डिस्कवर थे उन सबको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं उनकी सभी की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन तीनों में अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी, डिमेरिट्स थी, जिसकी वजह से वो सभी पीरियोडिक टेबल सक्सेस नहीं हुए। फिर आती है बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जहां पर कह सकते हैं कि आज की डेट में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बात आती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने और कब किया, तो यहां पर आता है नाम हेनरी मोजले का, जिन्होंने 1913 में एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने किया था? हेनरी मोजले ने। कब किया था? 1913 में, यानी 1913 में। अब हेनरी मोजले ने क्या किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां रह गई थी, जो डिमेरिट्स थे, लिमिटेशंस थी, उनको सबको फिनिश किया। उसके लिए वो एक नया नियम लेके आए कि जिस हिसाब से अभी तक का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मोजले ने अरेंजमेंट किया था वो सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये लाइन पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन इट्स एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास की तुलना में एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज शो करता है। इसलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। बात आती है कि इन्होंने कौन सा नियम था, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टी of elements are the periodic function of their atomic number। यानी जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। Second point is all the anomalies of Mendeleev's classification disappear। मतलब ये कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी, जो विसंगतियां थी, वो सारी डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई, या फिर कह सकते हैं दूर हो गई। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें इस समय आपके स्क्रीन पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनको सभी को एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। और ये बताया गया कि प्रत्येक ग्रुप यानी एवरी ग्रुप हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे यहां पर हम देखें कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जैसे मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, दिस वन इज सेकेंड ग्रुप,
थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, ये जो 1 से लेकर 18 तक है ये हैं आपके ग्रुप्स। दूसरा, लेफ्ट से यदि राइट जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं पीरियड। तो इस तरह से 7 पीरियड्स हैं। लाइक फर्स्ट पीरियड आपका है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, फिर आपका सेकेंड पीरियड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है और सेवंथ है। तो सिंपल से कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, 13 से 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, 3 से 12 तक को बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट में सबसे नीचे आप देख रहे हैं तो यहां पर 2 रो और बनी हुई है, जिसको एक को हम बोलते हैं ऊपर वाले को लैंथेनाइड यानी लैंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स, और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइड यानी एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स। तो इनको अलग से हमने रखा है और इन दोनों ग्रुप को मिला के हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। इसमें उन्होंने बोला कि जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, फिर सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। ऐसा किसने बोला? हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आइए देखते हैं कौन कौन सी खास बातें हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द एमोलिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन सी खास बातें जो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। जैसे आपने पढ़ा था कि जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वहां पर विसंगति क्या थी, वहां की प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पर आइसोटोप्स के लिए प्लेस नहीं डिसाइड किया गया था। क्यों? क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो उसके लिए 3 स्थान होने चाहिए। बट जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो सबसे पहली प्रॉब्लम आइसोटोप की समाप्त हो जाती है, यानी एक एलिमेंट के लिए एक ही प्लेस डिसाइड हो जाता है। क्यों? तो जितने भी आइसोटोप होते हैं सबका सिंगल एटॉमिक नंबर होता है। दूसरी समस्या क्या आती है, जैसे वहां पर आपने देखा था कि निकिल को पहले रखा था, कोबाल्ट को बाद में रखा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कोबाल्ट को पहले रखा जाएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 27 है, और इसके बाद रखा जाएगा निकेल को क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 28। और यही रीजन है कि पहले आएगा आपका कोबाल्ट फिर आएगा आपका निकेल, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहले निकेल आता था और बाद में कोबाल्ट आता था। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट्स देखते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके पास ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनलाइक एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। आपने पढ़ा था कि जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस छोड़ रखा था। स्पेस क्यों छोड़ रखा था? उनका प्रेडिक्शन था कि इनके बीच में एटॉमिक कोई भी मास का कोई भी दूसरा एलिमेंट आएगा जब डिस्कवर्ड होगा तो उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया था ताकि वहां पर रखा जाए। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है, पॉइंट में नहीं आता है। तो जब पॉइंट में नहीं आएगा तो 2 नंबर्स के बीच में कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपका डिसाइड हो गया, यदि हाइड्रोजन और हीलियम यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर यही चीज एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो मे बी 1.5 भी हो सकता है। अगर 1.5 हो सकता है तो बीच में कोई भी एलिमेंट आ सकता है और उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकता है। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एक्चुअली सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज डिनोटेड बाय Z, यानी जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एंड इक्वल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। अभी जब मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई थी मैंने गिनाया था आपको, लेफ्ट से राइट में जितने भी कॉलम्स बने थे उनके नंबर्स कितने थे? 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। और 7 यानी लेफ्ट से राइट
जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको मॉडर्न पीरियड टेबल में ऑलरेडी दिखा दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्लेस किए गए हैं, जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, उनका सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, सभी के सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको लिख दिया है, जैसे मान लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। तीनों में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर कह सकते हैं इक्वल रहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आउटर मोस्ट ऑफ द वैलेंस शेल इन ऑल द 3 कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, दिस एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे होंगे उनके सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर कह सकते हैं सबकी वैलेंसीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। क्यों? आपको पता है कि जैसे हम बात करते हैं ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर आपका आता है, चलिए हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, हम लिथियम में आते हैं, लिथियम आता है, दूसरे में आपका सोडियम आता है, फिर आपका आता है पोटेशियम। अगर इनके एटॉमिक मास की बात करेंगे या एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो सिंपली इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3 हुआ, यानी फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करेंगे तो फर्स्ट में 2 आएगा, सेकंड में 8 आएगा और थर्ड में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और यही अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे तो 2 होगा फर्स्ट में, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा और फिर 1 होगा। तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 2 हैं। सोडियम में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 3 हैं। पोटेशियम में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, Elements with the same number of occupied cells are placed in same period, यानी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब बराबर। चाहे हम कोई सा भी पीरियड ले लेते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लिथियम के पास कितने सेल हैं, 2 सेल्स। बेरिलियम के पास कितने सेल हैं, 2 सेल्स। द नंबर ऑफ सेल्स इन बोरान आल्सो 2, the number of cell in carbon also 2, number of nitrogen also। तो एक ग्रुप में, एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर हम ग्रुप से बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने में नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ईच पीरियड्स मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड, यानी अलग अलग पीरियड्स में एक नया इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या होगा, भरा जाएगा। जैसे अभी हमने जस्ट बात की कि ऊपर से नीचे आने में नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो पहले वाले में 1 सेल है, सेकंड वाले में 2 सेल्स हैं, थर्ड वाले में जो है 3 सेल्स हैं, फोर्थ में 4 सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। तो हर एक अलग पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स नई भरी जाएंगी, यानी नई ऐड होंगी। Clear? Next point is number of elements placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various cells. The next point is maximum number of electrons that can be filled in a cell is given by 2n square where n is a cell number. आपने पढ़ा था क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4, वहां पर हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है, n इज सेल नंबर। इन दिस फॉर्मूले फर्स्ट सेल यानी k when n is equal to 1 the number of maximum electron is 2. Okay, if we get the second cell L n is equal to 2
द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एच, सेकेंड पीरियड सेट एक इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वैलेंस 2, देन एच, देन 18, देन 32। तो ये हमने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस इट्स केमिकली रिएक्टिविटी। पोजीशंस ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशंस है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है वो पीरियोडिक टेबल, मतलब सिंपल से ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एलिमेंट कहां पर रखा है उससे क्या पता चलता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि किस तरफ से लेफ्ट से राइट जाने में क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाने में क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, उसे हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट इज वैलेंसी। अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी किधर से घटेगी किधर से बढ़ेगी, तो अभी जस्ट हमने बात की थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज होते हैं देन डिक्रीज होते हैं, क्लियर है। तो उसी हिसाब से जो वैलेंसीज होती है, वैलेंसीज आल्सो डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दैट द वैलेंसी इज ईच ग्रुप हैज सिमिलर सेम वैलेंसी। यदि फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में एक वैलेंसी है, सेकेंड ग्रुप में आल्सो वन वैलेंसी, क्लियर है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि थर्ड पीरियड से हम बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड से जो एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो वैलेंसी सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, और इसके बाद डिक्रीज हो रही है 3 2 1 0। तो वैलेंसी लेफ्ट से राइट जाने में पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, क्लियर है। दैट इज द ट्रेंड्स ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन इन ग्रुप। यदि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। जैसे हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं उनकी सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप में जहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। यदि हम इसी तरह एग्जांपल लेते हैं ग्रुप नंबर 18, तो सबका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी जो आपका 18 ग्रुप है उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, और इसीलिए 18 ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं या इसी को नोबल गैस कहते हैं, क्लियर है। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट लिस्ट होंगे उनकी सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक साइज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटॉमिक साइज जस्ट अभी हमने स्टडी किया था। व्हाट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। यानी जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस वन इज एटम, दिस वन इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी r, इसे हम बोलते हैं रेडियस, और रेडियस डिपेंड करता है उसकी साइज पे। The atomic size refers to radius of an atom. It may be visualized that the distance between the center of the nucleus and outermost cell. अब बात करेंगे ट्रेंड कैसे करेगी, एटॉमिक साइज किधर जाने पे बढ़ेगी किधर जाने पे घटेगी। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेस as we move from left to right in a period because due to large positive charge on the nucleus and electrons are pulled in more close to the nucleus and size decrease. बहुत अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि यहां पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अगर आपको लग रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों, द रीजन इज कि नंबर ऑफ
एटम बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स सभी के क्या है, सेम है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, सोडियम में भी, मैग्नीशियम में भी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सभी में जो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, वो है 3। पहली चीज, यानी सेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं किसी भी एटम्स की बात करते हैं, तो एटम्स में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपका ऑर्बिट्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज यहां पर मान लेते हैं, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आपका प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो आउटर सेल होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर खींचेगा। जब अंदर की ओर खींचेगा तो रेडियस जो होगा, एटॉमिक रेडियस, वो डिक्रीज होगा। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होगा। इसलिए लेफ्ट से राइट जाने में सभी एटम्स का जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, सोडियम का सबसे ज्यादा है 186, फिर 160, 143, 118, 110, 104 एंड 99। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक रेडियस यहां पर किसमें दिया हुआ है, पिकोमीटर में दिया हुआ। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Next point is atomic size increasing when we move down the group because the new cells are being added, and this increases the atomic distance between nucleus and outermost electron। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम हैज ओनली 2 cells, सोडियम हैज 3 cells, पोटेशियम हैज 4 cells। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें कि मेटेलिक कैरेक्टर किधर जाने पर डिक्रीज होगा, किधर जाने पर इंक्रीज होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर्स मींस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। यानी जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। तो मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो भी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। So on the moving left to right in a period, the metallic characters of an element decreases because the defective nuclear charge increases. It means tendency of lose electron decreases. तो एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज करें दैट नॉट इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से लूज कर सकता है, वो होती है उसकी टेंडेंसी। तो सोडियम के पास ओनली 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से मूव कर सकता है। जब आसानी से लूज कर सकता है तो इसलिए उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। मैग्नीशियम के पास 2 आउटर मोस्ट है तो उसको लूज करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसकी मेटालिक कैरेक्टर कम है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाते जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज में या पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप। यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो भी क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर। Nitrogen has 2, Chahal is 1, Syed Thakur is 1, Deepak Chahal no, Basinger that no. Non-metals are electronegative as they tend to form bond by gaining electrons। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आपके क्या है, मेटल्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग अक्रॉस अ पीरियड, यानी किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये मेटल्स का जस्ट अपोजिट होता है।
ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the valence electron, thus the tendency to gain electron is decreases. That is the reason. In the middle of periodic table, we have semi-metals or metalloids because they accept some properties of metals and non-metals. So the modern periodic table, you have seen that in left side all metals are there, in right side are non-metals are there, and in middle side there are some elements that are metalloids, or you can simply say that are semi-metals. Oxide of metals are basic in nature. We have learned in chapter number 2, acid, base and salts. The oxides of metal are basic in nature, while oxides of non-metals are acidic in nature. You have already learned in chapter number 2 and chapter number 3 also. So the next property or next slide is periodic table, that is called modern periodic table. So in this periodic table, you can see the green part, like that one is the metals, and this one is non-metals, and in orange color that is semi-metals, yeah, you can say that are metalloids. So just for a few minutes, I revise the modern periodic table. That is, first is there are 18 groups that are vertical columns, and 7 periods that are horizontal rows. There are first and second group that's called S block elements. Number of P block groups is 13 to 18. From 3 to 12, that is called D block element, and last lanthanide actinide series, that is called F block element. In same group, similar properties like number of valence electron, valencies are same. That is modern periodic table. तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5, the periodic classification of elements, is finished in 2 lectures. In third lecture, in next lecture, we'll discuss about the NCERT solution, some important questions and their answer with detail. तो बने रहिए मेरे साथ.